गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है AJIS एकेडमी पर। मैं हूं पवन धनगर, आपका साइंस टीचर, और आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का एक टॉपिक है लाइट। ठीक है, प्रकाश के बारे में हम कुछ चीज़ें आज डिस्कस करने वाले हैं जो भी हमारे सिलेबस में आती हैं। ठीक है, तो देखिए प्रकाश जो है पुराने समय से ही, जब से मनुष्य के अंदर कुछ जानने की करने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, कहने का मतलब है कि जब से मनुष्य ने अपने मस्तिष्क दिमाग का यूज़ करना शुरू किया है, माइंड जो मेंटली वो जब डेवलप हुआ है, तभी से लेकर के अभी तक जो है प्रकाश एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा है हमारे लिए। और उसके बारे में पुराने समय में भी काफ़ी कुछ चीज़ें खोजी गई और अभी भी उस पर रिसर्च चल रहा है। ठीक, तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले तो इस बात से कि प्रकाश आखिर है क्या। ठीक है, जो लाइट है उसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। तो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, देखिए लाइट की डेफिनेशन अलग अलग टाइम पर अलग अलग मानी गई थी। पुराने समय में ये माना जाता था कि भाई जो लाइट है ये एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ये इन्फानाइट स्पीड है, इसकी जो गति है वो अनंत है। ठीक है, और उसके बारे में, उसकी परिभाषा के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं थी। सिर्फ इतना ही बोला जाता था कि लाइट एक वो जरिया है या वो साधन है जिसके जरिए हम संसार को देख सकते हैं, दुनिया को देख सकते हैं। अगर लाइट नहीं होगा तो हम कोई भी चीज़ देख नहीं पाएंगे। अगर लाइट होगा तभी हम कोई भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे लिए विजिबल होगा। ये परिभाषा थी पुराने समय की। ठीक, पर जैसे जैसे स्टडी बढ़ती गई, ठीक है, प्रकाश के ऊपर कई सारी थ्योरीज भी आई। ठीक, अब हमारे पास जो लाइट है उसकी एक बेसिक डेफिनेशन है कि जो लाइट है हमारा वो एक्चुअल में क्या है। लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, मतलब जो प्रकाश है वो क्या है, विद्युत चुंबकीय विकिरण। देखो विकिरण समझते हैं सभी लोग क्या होता है। विकिरण का मतलब कि रेडिएशन है हमारा, है ना। विकिरण का मतलब है कि ऐसा यहाँ पर जो है लाइट को हमें पता है कि ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो जो बिना मीडियम के ट्रेवल करता है उसी को हम रेडिएशन कह सकते हैं। फाइन, तो लाइट भी क्या है, एक रेडिएशन है। उसे ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। चलो इस पर तो हम बाद में बात करेंगे। तो लाइट जो है हमारा विद्युत चुंबकीय विकिरण है, मतलब कि जब लाइट जो है इस तरीके से आगे ट्रेवल करता है, प्रकाश की जो किरण है वो आगे की तरफ बढ़ती है, तो वो विद्युत क्षेत्र भी बनाती है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करती है। बात समझ में आ रही। विद्युत मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी और चुंबक मतलब कि मैग्नेट। तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है जो है उत्पन्न कर सकता है प्रकाश, और इसीलिए इसको हम विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं। ठीक, ये पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ कि प्रकाश जो है इसमें दोनों तरह की जो है क्वालिटी होती है। ये एज अ वेव भी बिहेव करता है और एज अ पार्टिकल भी बिहेव करता है। मतलब प्रकाश के अंदर दो तरीके के नेचर है। पहला है वेव नेचर। ठीक है, वेव नेचर होता है मतलब कि तरंग प्रकृति। प्रकाश की जो प्रकृति है वो कैसी है, तरंग। दूसरा जो है वो है पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर मतलब कि कणीय प्रकृति। कणीय प्रकृति, ठीक है, ये दोनों प्रकृति प्रकाश के अंदर होती है। देखो तरंग प्रकृति और कणी प्रकृति ये क्या होती है। तरंग का मतलब है कि ऐसे ही कोई भी जो है आपका मटेरियल या कोई भी ऐसी दुनिया में कोई भी चीज़ जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर बिना किसी मीडियम के जा सके, और उसका जो ट्रेवल का जो पाथ है वो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, हम सभी को पता है जैसे नदी में या समुद्र में भी जो तरंगें उठती हैं, जो लहरें उठती हैं, वो भी इसी तरीके से होती है। ठीक है, चाहे वो पानी की लहरें हो। ठीक है, और तो प्रकाश जो है, प्रकाश भी इसी वेव में, वेव के फॉर्म में इस तरीके से आगे बढ़ता है। मतलब कि वेव के जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं वो सारे कैरेक्टर्स हमें लाइट में मिलते हैं, चाहे वो उसका तरंग दैर्घ्य हो, ठीक है, उसकी आवृत्ति हो, और भी कई सारे गुण होते हैं जिनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो तरंग के जितने भी गुण हैं वो भी प्रकाश के अंदर है। कणी प्रकृति भी प्रकाश प्रदर्शित करता है। शुरू में माना जाता था कि केवल जो प्रकाश है वो केवल तरंग है। कैसा है, केवल वेव नेचर है प्रकाश के पास। क्योंकि देखो कोई भी पार्टिकल को अगर हम, मान लीजिए हमने कोई बॉल थ्रो किया, तो उसका एक लिमिट होता है कि भाई वो इतनी दूर जाकर रुक जाएगा, या यहाँ से यहाँ तक ही हम उसको फेंक सकते हैं या पहुँचा सकते हैं। फाइन,
चाहे वो कितना भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो, ठीक है। बट लाइट के केस में ऐसा नहीं है, लाइट तो हजारों लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर से भी हमारे पास तक पहुंच रहा है। तो इसीलिए वैज्ञानिक ऐसा मानते थे शुरू में कि भाई जो लाइट है वो आपका केवल वेव नेचर शो करेगा, मतलब कि केवल उसके पास तरंग प्रकृति होगी, क्योंकि तरंग ही है जो इतनी दूरी तय कर सकती है। फाइन। बट धीरे धीरे जैसे जैसे रिसर्च हुई, बाद में पता चला कि जो है प्रकाश के अंदर कणी प्रकृति भी होती है। ये कुल मिलाकर के हम इसको कह सकते हैं कि ये ड्वेल नेचर शो करता है, दोहरा स्वभाव व्यक्त करता है। अब कणी प्रकृति क्या होती है कि प्रकाश के अंदर कुछ पार्टिकल्स भी होते हैं, प्रकाश के अंदर फोटॉन्स होते हैं। फोटॉन्स, अब देखो कणी प्रकृति का पता कैसे चला था। कणी प्रकृति के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा सोलर पैनल। सोलर पैनल के बारे में सभी ने सुना होगा, है ना, जो छतों पर जनरली लगा होता है और सनलाइट से वो क्या प्रोड्यूस करता है, सनलाइट से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। ठीक, तो अब देखो सनलाइट का जब सोलर पैनल पर ये सनलाइट गिरती है, सनलाइट इसके ऊपर आती है, तभी ये इलेक्ट्रिक करंट बनाना जो है, यहाँ से दो वायर इस तरीके से निकलेंगे और ये इलेक्ट्रिसिटी जो है बनाना शुरू कर देते हैं। फाइन। अब देखो ये जो सोलर पैनल है ये सिलिकॉन जो है इससे बना होता है, सिलिकॉन से बना होता है। तो सोलर पैनल पर जब ये जो लाइट गिर रहा है उसकी वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, मतलब कि सोलर जो लाइट है हमारा, उसमें जो है दूसरे पार्टिकल्स को वो एक मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा है, एक एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, एक काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। और इसीलिए इसकी जो प्रकृति है वो कैसी है, कणी प्रकृति है। भाई आपको याद होगा कि जब हमने कैथोड रे और एनोड रे पढ़ी थी, है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर में जब हम पढ़ रहे थे, तो इस तरीके की एक ट्यूब के अंदर जो है हमने कैथोड रे और एनोड रे का जो है नेचर देखा था। तो कैथोड रे या एनोड रे, इनके रास्ते में अगर एक छोटा सा व्हील रखा जाता था इस तरीके से, या यूं कहे कि एक छोटा सा फैन अगर हमने रखा, तो वो जो फैन था, वो जो व्हील था, वो घूमने लगता था। मतलब ये जो कैथोड रेस थी, ये कैथोड किरणें थी, उनके कारण ये जो व्हील है उसको काइनेटिक एनर्जी मिल रही थी, वो घूमने लगा था। और इसी वजह से कैथोड रे जो है उनको भी कैसा माना था, पार्टिकल, क्योंकि पार्टिकल अगर किसी चीज के अंदर है तो ही वो किसी को मूव करा पाएगा, अदरवाइज वो उसको मूवमेंट नहीं दे पाएगा, उसको काइनेटिक एनर्जी नहीं दे पाएगा। तो प्रकाश जो है वो भी क्या करता है, सिलिकॉन में से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सकता है। इसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कहते हैं, जो कि प्रकाश की कणी प्रकृति को प्रदर्शित करता है। फाइन। जैसे ही इसके ऊपर लाइट गिरेगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएंगे और उसी की वजह से हमको इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश विद्युत प्रभाव इसे कहा जाता है, जो प्रकाश की कणी प्रकृति को साबित करता है। तरंग प्रकृति के लिए तो कई सारे सिद्धांत है, ठीक है, वो तो जनरली प्रकाश शो करता ही है। अब देखो दूसरी बात आती है, ये तो हुई प्रकाश की बात। अब प्रकाश के अंदर क्या क्या चीजें होती है। जनरली जो लाइट हमें दिखता है आंखों से, अच्छा एक और चीज, क्या लाइट को हम आंखों से देख सकते हैं? ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो कि पुराने समय से हमें परेशान करता चला आ रहा है। तो देखो लाइट का किसी भी चीज का देखने से सबसे पहले उसका संबंध उसकी गति से होगा। अगर कोई चीज इतनी तेजी से हमारी आंखों के सामने से निकले तो हम उसे नहीं देख पाएंगे, बट अगर हमारी आईज जो है उसको मेजर कर पा रही है, मतलब कि उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो ऑब्जेक्ट हमारे लिए विजिबल होगा। तो लाइट का जो स्पीड है वो तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, मतलब कि लाइट का जो स्पीड, हमारी आंखों के सामने से अगर लाइट निकलेगा, ठीक है, तो हम उसको देख नहीं सकते हैं। बात समझ में आ रही? अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये होता है कि लाइट की वजह से हम सारी चीजों को देख पा रहे हैं, पर लाइट को हम नहीं देख पा रहे हैं, ठीक। बट अगर सोर्स कंटिन्यूअस है, ठीक है, जैसे कि सूर्य से लगातार प्रकाश निकल रहा है, ठीक है, तो प्रकाश तो खत्म ही नहीं हो रहा है। देखो मान लो कि कोई एक कार है या कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ये ए ऑब्जेक्ट है, ये बहुत ही तेजी से यहाँ से निकल करके और बी पोजीशन पर पहुँच गया। यहाँ पर आप खड़े हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर आप खड़े हुए हैं और उसको देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाता हुआ। अगर ये ऑब्जेक्ट बहुत तेजी से निकलता है, मान लो कि 10,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है इसकी, 10,000 किलोमीटर पर आवर की गति से ये आपके सामने से निकल गया, तो आपकी आंखें जो है वो इसे देख नहीं पाएंगी, क्योंकि बहुत ही फास्ट, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं कोई हवा का झोंका आया। बट अब आप सोचो जरा कि लाइट का स्पीड तो इससे बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर लाइट जो है यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करता है तो हम उसे देख नहीं सकते हैं। बट चूंकि अगर सोर्स कंटिन्यूअस है, भाई ये ऑब्जेक्ट तो यहाँ से यहाँ पहुँच गया, बट लाइट का सोर्स तो कंटिन्यूअस है, जैसे सन है या जो अपना ट्यूबलाइट है, बल्ब है, कुछ भी जल रहा है, तो
तो कंटिन्यूअस सोर्स से जब लाइट निकलेगा तो वो खत्म तो होगा नहीं कभी, और इसी वजह से हम उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। बात समझ में आ रही? अब देखो अगला चीज जो है इसके अंदर की स्पीड, लाइट की स्पीड, लाइट की गति ये कितनी होती है और इसको मेजर कैसे किया गया। लाइट की जो स्पीड होती है, आज हमें पता है कि लाइट की जो स्पीड है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸, ठीक है, 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब कि एक सेकेंड के अंदर जो है लगभग 3 लाख किलोमीटर जो है ये ट्रेवल कर सकता है। फाइन, बट शुरू में लाइट का जो स्पीड था वो मेज़र कैसे किया गया, सबसे पहले लाइट का स्पीड को किसने मेज़र किया, तो सबसे पहले जो लाइट का स्पीड था उनको मेज़र करने के लिए बहुत अलग अलग तरीके यूज़ किए जाते थे। देखो पुराने ज़माने में वैज्ञानिक ये मानते थे कि जो लाइट है उसकी गति कैसी है, उसकी गति अनंत है, ठीक है, मतलब हम उसको मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक, धीरे धीरे क्या हुआ, फिर वैज्ञानिकों ने जैसे जैसे अध्ययन शुरू किया, भाई क्योंकि पुराने समय में कोई सारे इक्विपमेंट होते नहीं थे, है ना, कोई भी ऐसा हमारे पास ना तो कोई टेलीस्कोप थे ना कोई दूरबीन थी, ऐसा कुछ भी नहीं था जिसकी वजह से हम प्रकाश की गति को नाप सके। तो ये थॉट भी लोगों के मन में नहीं आता था कि भाई प्रकाश की भी कोई गति हो सकती है। बट जब और उस समय तो लोग ये भी मानते थे कि प्रकाश जो है किसी ऑब्जेक्ट से निकलता है और हमारी आंखों तक पहुंचता है। देखो जनरली मान लो ये हमारी आई है ना, हमारी आंखें हैं, हमारी आंखों से जो है हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिखता क्यों है, कोई भी ऑब्जेक्ट हमें दिखता इसलिए है, ये ऑब्जेक्ट है कि इससे लाइट जो है हमारी आंखों तक पहुंचेगा तो ही ये ऑब्जेक्ट हमारे लिए क्या होगा, विजिबल होगा, अदरवाइज ये ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देगा क्या, नहीं दिखाई देगा। तो जो एंशिएंट टाइम था उस समय में ये माना जाता था कि लाइट जो है किसी ऑब्जेक्ट से नहीं निकल रहा है, वो हमारी आंखों से निकलता है ना, मतलब कि उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं था उस चीज़ का, तो वो कहते थे कि आंखों से लाइट निकल रहा है और किसी ऑब्जेक्ट पर टकराता है और फिर वापस हमारी आंखों में आ जाता है, और इसीलिए हमको वो चीज़ दिखाई देती है। ठीक, बट जैसे जैसे फिर जो है उनको नॉलेज हुआ कि भाई रात के समय, अंधेरे के समय हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है, फिर उनको पता चला कि भाई ऑब्जेक्ट से लाइट आता है हमारी आंखों में, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है कोई भी, इससे जब लाइट निकल करके हमारी आईज में जाएगा, ठीक है, आंखों में जाएगा, तभी वो चीज़ हमको दिखाई देगी। ठीक है, ये आज का बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि हमें अच्छे से पता है। तो देखो अब स्पीड की बात करते हैं, तो लाइट का स्पीड कैसे मेजर हुआ। वैज्ञानिकों ने जब ये पता किया कि भाई ऑब्जेक्ट से टकराकर लाइट हम तक पहुंचता है और इसीलिए हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, तो उन्होंने ऐसा सोचना शुरू किया कि भाई हो सकता है कि फिर लाइट की भी कोई ना कोई क्या होगी, गति होगी, स्पीड होगी, जिस स्पीड से वो हमारी आंखों तक पहुंचता है। अब देखो यहाँ थोड़ा सा रिसर्च शुरू किया उन लोगों ने, और सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले ये बताया कि 500 BC का जो टाइम था, देखो ये लिखा हुआ है 500 BC, यहाँ से लाइट की स्पीड के बारे में सबसे पहले सोचना शुरू कर दिया था। एम्पेडोक्लेस ने सबसे पहले ये सोचा कि प्रकाश की भी कोई गति होती है। ठीक है, कैसे उन्होंने मेजर करने के लिए शुरू किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मान लीजिए ये इस तरीके के दो पहाड़ है, एक पहाड़ पर अपने किसी एक हेल्पर को यहाँ पर एक जो लालटेन होता है ना, पुराने टाइम पर लाइट के लिए यूज किया जाता था, है ना, और उसको लेकर के यहाँ पर खड़ा किया और वो खुद दूसरी पहाड़ पर या दूसरी चोटी पर या किसी दूर जगह पर जाकर के खड़े हो गए। इनके बीच का जो डिस्टेंस था वो 2 या 3 किलोमीटर का था। ठीक है, अब 2 या 3 किलोमीटर से अब उस व्यक्ति को उन्होंने ये मतलब कि यहाँ पर डायरेक्शन दिए थे कि उस लाइट के सोर्स के आगे वो कंटिन्यूसली एक ऑब्जेक्ट को या किसी शीट को जो कि पारदर्शी नहीं है, ठीक है, इम्परमेबल है, उसको बार बार उसको सामने लेकर आता है, फिर उसको हटाता है। जिस तरीके से हम देखते हैं ना कि कुछ मूवीज में सिग्नल दिए जाते हैं लाइट के सोर्स के आगे इस तरह से हाथ करके, वैसे तो वो ये देखना चाहते थे कि जब ये अपना हाथ वहां से हटाता है तो लाइट को मेरे पास तक पहुंचने में कितना समय लगता है ना। तो ये चीज़ उन्होंने करने का ट्राई किया, बट उनको कुछ भी समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि प्रकाश इतनी तेजी से उनके पास पहुंच रहा था कि उसके हाथ हटाने में और वापस रखने में उन्हें कोई भी टाइम का जो मेजरमेंट है वो नहीं कर पाए। फाइन, तो यहाँ पर वो इतना समझ गए थे कि भाई इतनी छोटी डिस्टेंस से लाइट की स्पीड को हम मेजर नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि लाइट की जो स्पीड है भले इनफाइनाइट नहीं है, बट बहुत ही ज़्यादा है, जिसको मेजर करने के लिए ये दूरी पर्याप्त नहीं है। ठीक है, फिर
आगे चल के देखें तो इसी क्षेत्र में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने हिसाब से कुछ प्रयोग किए, पर जो सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग था वो था ओले रीमर 1676। उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजर थे, या यूं कहे कि ग्रहों की या सितारों का अध्ययन करते थे। वो पृथ्वी पर से जुपिटर जो हमारा प्लेनेट है ना, जुपिटर प्लेनेट को टेलीस्कोप के थ्रू देख रहे थे। फाइन। अब उन्होंने ये देखा कि जुपिटर का एक मून है, हमें पता है कि जुपिटर के बहुत सारे मून होते हैं, 50-60 मून है उसके, ठीक है। तो वो जो मून है वो अर्थ की मून की तरह ही जुपिटर के क्या कर रहा है, ऑर्बिटर में घूम रहा है ना। तो अब उन्होंने ये मेजर किया कि भाई ये जो जुपिटर का मून है इसको कभी तो जुपिटर का चक्कर लगाने में, ठीक है, मान लो उन्होंने कोई भी टाइम फ्रेम रखा होगा कि जुपिटर का एक चक्कर लगाने में चांद को मान लो किसी दिन 15 दिन का समय लगा, है ना, और किसी समय 20 दिन का समय लगा, और किसी समय 25 दिन का समय लगा। तो ये अलग अलग कैसे कि भाई जुपिटर का ही मून है, उसका ऑर्बिट भी सेम है, बट फिर भी जुपिटर के चक्कर लगाने में उसे अलग अलग समय क्यों लग रहा है, अलग अलग टाइम पीरियड में। मतलब कि एक महीने पहले उन्होंने देखा तो वो 20 दिन में पूरा कर रहा है, फिर अगले महीने देखा तो 25 दिन में पूरा कर रहा है, तो ऐसा क्यों। तो उन्होंने कहा कि भाई दूरी तो बदल नहीं सकती है, ऑर्बिट तो चेंज नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा भी मून है, पृथ्वी का भी मून है चंद्रमा, उसकी तो गति हमेशा फिक्स होती है। 15 दिन में घटना बढ़ना, ये जो सारी उसकी जो जिनको हम बोलते हैं ना चंद्रमा की कलाएं, वो तो सब फिक्स है। तो इनके साथ ऐसा नहीं हो रहा है, मतलब कि इसका भी मून और इसकी डिस्टेंस फिक्स है। तो फिर वो क्या फैक्टर है जिसकी वजह से इस तरीके का रिजल्ट मिल रहा है। तब उन्होंने उस पर बहुत ज़्यादा स्टडी की, तो उनको ये पता चला कि पृथ्वी और जुपिटर, मतलब अर्थ और जुपिटर के बीच की जो दूरी है वो लगातार बदल रही है। ठीक है, हमें पता है कि जो ऑर्बिट्स, जो प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, अंडाकार जो है इस तरीके के शेप में घूमते हैं। पृथ्वी का ऑर्बिट भी कैसा है, अंडाकार है। तो इसीलिए पृथ्वी और जुपिटर, मतलब कि पृथ्वी और बृहस्पति ग्रह के बीच की जो दूरी है वो लगातार बदलती रहती है, और इसी वजह से लाइट को, ये जो लाइट है जो इस उपग्रह से, जो जुपिटर का मून है उससे टकराकर पृथ्वी पर आता है, उसकी टाइमिंग में चेंज हो जाता है। समझ में आ गई। तब उन्होंने फिर अंदाज़ा लगाया कि प्रकाश की जो गति है वो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि इतनी डिस्टेंस से भी जो है, और उसको मेजर करने के लिए ही उन्होंने इतनी सारी डिस्टेंस पर वो स्टडी कर रहे थे, तभी जाकर उनको ये चीज़ पता पड़ पाई। पृथ्वी पर ही अगर वो स्टडी होती तो वो कभी भी पता नहीं चल पाती। और फिर उन्होंने इस दिशा में काम किया, और उन्होंने प्रकाश की गति जो है उस समय में 2.2 × 10⁸ कैलकुलेट की, ठीक है, जो कि आज की जो स्पीड है उससे काफ़ी क्लोज है। फाइन, ये लिखा हुआ है ओले रीमर, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले ये सर्च शुरू किया, हालांकि वो दूसरे ग्रहों का अध्ययन कर रहे थे, बट वहां से उन्होंने इस चीज का पता लगाया और फिर उस पर आगे काम किया। ठीक, अब देखो ये हो गई चीज। फिर अगला देखो तो रोसा और डोस्री, ये दो वैज्ञानिक थे, ठीक है। इन्होंने प्रॉपर जो है लाइट का स्पीड जो है बताया, ठीक, जिसको कि 1983 में कंफर्म जो है इतना मान लिया गया, जो यहाँ पर लिखा हुआ है 2.9979245 इंटू 10⁸, जिसको हम अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं 3 इंटू 10⁸, क्योंकि कैलकुलेशन में इजी पड़ता है। देखो, और लाइट की स्पीड हर मीडियम में अलग अलग होती है। ये जो स्पीड यहाँ पर लिखी हुई है ये केवल कहाँ पर है, ये स्पेस में है, ठीक है, वैक्यूम में है। हमें पता है कि पृथ्वी के एनवायरनमेंट के बाहर पूरा क्या है, स्पेस है, वैक्यूम है। तो स्पेस के अंदर ही प्रकाश की जो गति है वो सर्वाधिक होती है, लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में जो है प्रकाश इतनी दूरी तय कर लेता है। फाइन, और जैसे जैसे मीडियम डेंस होता जाएगा, ठीक है, जैसे स्पेस में तो कोई मीडियम ही नहीं है, फाइन, फिर अगर मान लो एयर आई, तो एयर स्पेस के कंपैरिजन में थोड़ी डेंस है। डेंस मतलब कि उसका घनत्व जो है ज़्यादा है, ठीक है, उसमें पार्टिकल्स ज़्यादा है, तो लाइट की स्पीड फिर से कम। फिर अगर मान लो और डेंस आ गया, लिक्विड आ गया, कोई वाटर आ गया, तब लाइट की स्पीड जो है और कम हो जाएगी। मतलब कि रेयर टू डेंस मीडियम में जब लाइट इंटर करेगा, प्रवेश करेगा, तो उसकी गति जो है वो परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। हालांकि वो परिवर्तन ज़्यादा नहीं होता, बट फिर भी परिवर्तन होता है, जिसकी वजह से कई सारे फिनोमिना जो है लाइट शो करता है। ठीक, तो ये तो बात हुई लाइट की स्पीड के बारे में।
और देखो, और अब तो ये भी पता चल गया है, आइंस्टाइन ने हमें ये भी बताया है कि जो लाइट है उसको मास के थ्रू उसकी स्पीड को हम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आइंस्टाइन ने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताई, ठीक है। उन्होंने ये बताया कि कोई भी जो प्लेनेट है ना, वो एक्चुअल में जो लाइट है हमारा वो स्पेस के साथ मिक्स होकर के चलता है ना। मतलब कि लाइट, टाइम और स्पेस, ये तीनों चीज़ें जो है एक दूसरे में मिक्स होती हैं। तो इसी वजह से जो है ब्लैक होल का नाम सभी ने सुना होगा कि ब्लैक होल जो है लाइट को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब कि उसका जो मास है, उसकी जो ग्रेविटी है बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो लाइट उससे बाहर रिफ्लेक्ट होकर के नहीं आ पाता है, ठीक। बट उनके बारे में फिर हम और किसी दिन वीडियो में बात करेंगे, ठीक है, ताकि क्योंकि फिर हमारा जो लेक्चर है बहुत लंबा हो जाएगा। अभी हम हमारे आज के पॉइंट पर आते हैं। अब देखो, प्रकाश से जुड़ी हुई कुछ घटनाओं के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे परावर्तन है, ठीक है, अपवर्तन है। उससे पहले ये देखो कि प्रकाश के अंदर होता क्या क्या है, लाइट के अंदर क्या क्या है। तो जो लाइट हमको दिखाई देता है वो कौन सा लाइट होता है? विजिबल लाइट होता है ना। विजिबल लाइट मतलब दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश जो है, जो हमें आंखों से दिखाई देता है। इस दृश्य प्रकाश में अगर इस दृश्य प्रकाश को हम ब्रेक डाउन करें या उसको तोड़ें, ठीक है, जिसको कि हम प्रकीर्णन कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन या उसका स्पेक्ट्रम बनाना, तो वो 7 रंगों में विभक्त होता है, ठीक है। हमें पता है कि 7 रंग में कौन कौन से 7 रंग होंगे, जो इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं। प्रकाश की किरण को किसी प्रिज्म में से या फिर किसी ऐसे मीडियम में से गुजारा जाए जो उसको ब्रेक कर देता है कई सारे हिस्सों में, जो कि अलग अलग कलर्स के होते हैं, ठीक है। जैसे वॉयलेट से लेकर के जो है रेड कलर तक इसमें होते हैं। इनके बारे में मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। तो ये दृश्य प्रकाश है। अब दृश्य प्रकाश के अलावा भी प्रकाश के अंदर कई सारी चीजें हैं, जैसे कि एक्स रे, क्योंकि प्रकाश आ कहाँ से रहा है? स्पेस से आ रहा है। स्पेस में क्या है? स्पेस में सन है। सन जो है जब लाइट इमिट करता है तो उसके साथ सिर्फ लाइट नहीं होता है, कई सारे रेडिएशन होते हैं। जैसे कि देखो कौन कौन से रेडिएशन है। सबसे पहले कॉस्मिक रेस है ना, जो आउटर स्पेस से भी आती हैं। भाई अकेला हमारा सन तो नहीं है स्पेस के अंदर, दूसरे बहुत सारे सन हैं। और ये जो रेडिएशन है, ये जो लाइट है, ये कभी डिस्ट्रॉय भी नहीं हो रहा, वो तो स्पेस में ट्रेवल कर रहा है। तो दूसरे स्टार्स से जो रेडिएशन निकल कर आ रहा है वो भी हमारे एटमॉस्फेयर में आता है, जो कि लाइट के साथ आ जाता है। तो कॉस्मिक रेज है, एक्स रेज है जो कि बहुत हार्मफुल होती है, ये सभी हार्मफुल है ना। गामा रेज, ये तीनों तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। कॉस्मिक रेस, एक्स रेस और गामा रेस, ये तीनों बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। और इन तीनों ही रेस को जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है अर्थ का, ये मैक्सिमम जो है इसको स्पेस में रिफ्लेक्ट कर देता है, मतलब कि हमारे पास आने नहीं देता है। फिर देखो बचा कुचा यूवी रे, इंफ्रारेड रेस और माइक्रोवेव रेस और रेडियो, ये जो रेज है ये इन्वायरमेंट में आती है। तो ये जो यूवी रे है उसको ओजोन लेयर जो है एब्जॉर्ब कर लेती है। इंफ्रारेड और माइक्रोवेव और रेडियो ये भी बहुत ही कम अमाउंट में हमारे अर्थ पर पहुंच पाती है, ठीक। तो इसीलिए जनरली हमें जो है नुकसान कोई भी नहीं होता, क्योंकि हमारा जो अर्थ का एनवायरनमेंट है वही हमारी रक्षा करता है, वायुमंडल जो है वही हमारी रक्षा करता है। जिस प्लेनेट पर वायुमंडल नहीं है, जिस प्लेनेट पर एनवायरनमेंट नहीं है, वहां पर लाइफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ज़्यादा दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं। हमारा मून ही देख लो, मून पर जो है कोई एनवायरनमेंट नहीं है, इसीलिए वहां पर भयंकर रेडिएशन पाया जाता है। और वहां के जितने भी पार्टिकल्स हैं या जितने भी आइसोटोप्स है सब रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक है। चलो फिर तो लाइट के अंदर इतनी सारी चीजें हैं। एक तो विजिबल लाइट है, उसके अलावा उसमें बहुत सारी रेस होती हैं जिनके सबके नाम मैंने आपको बताए। अब देखो, अब एक एक करके फिर हम जो है इनके फिनोमिना के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रकाश जो है फिजिक्स के अकॉर्डिंग कई सारे फिनोमिनास में इन्वॉल्व होता है। और ये तो सही है, सही बात है कि भाई प्रकाश की वजह से ही हमें जो है दुनिया दिखाई देती है। अगर प्रकाश नहीं होगा तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं होगा, ठीक है। तो प्रकाश का सबसे पहला जो हम फिनोमिना पढ़ने वाले हैं, सबसे पहली घटना जो पढ़ने वाले हैं वो है परावर्तन, है ना। परावर्तन क्या होता है? परावर्तन को इंग्लिश में बोला जाता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, है ना। रिफ्लेक्शन क्या होता है? देखो किसी भी सतह से चाहे वो सतह समतल हो, मतलब कि स्मूथ हो, या फिर चिकनी हो, स्मूथ हो, या फिर रफ हो, है ना, मतलब कि खुरदुरी हो। खुरदुरी मतलब कि रफ या फिर स्मूथ। जब प्रकाश जो की किरण जो है इस पर टकराती है और उसी माध्यम में, जिस माध्यम से वो आ रही है, उसी माध्यम में इस तरीके से मुड़ जाती है या घूम जाती है, तो इस घटना को जो है परावर्तन कहा जाता है। इस घटना को
रिफ्लेक्शन कहा जाता है। ठीक है, फिर से सुनिए कि किसी भी सतह से टकराकर प्रकाश की किरणें उसी माध्यम में वापस मुड़ जाती है जिस माध्यम से वो आ रही है। जैसे मान लो ये एयर से आ रही है तो ये एयर में ही वापस जो है मुड़ गई। अच्छा, माध्यम क्या है वो भी बता दूं एक बार। माध्यम का मतलब ऐसी कोई भी जो है मीडियम जिसको हम बोले जिससे कि लाइट जो है पास होता है या गुजरता है। अब देखो, साउंड को ट्रेवल करने मीडियम की रिक्वायरमेंट है, बट लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब मीडियम नहीं भी होगा तो भी लाइट हम तक पहुंच जाएगा, जैसे स्पेस से, सन से हम तक पहुंचता है। बट मीडियम होने से फिर हमें क्या नुकसान या फायदा? नुकसान और फायदा ये है कि वो लाइट की स्पीड को और लाइट के जो रेज हैं उनके एंगल को डिस्टर्ब कर देता है ना, और इसी वजह से ये सारे फिनोमिना हमें दिखाई देते हैं। अदरवाइज क्या होगा, अगर मान लो हम चांद पर खड़े हुए हैं और चांद के ऊपर पर खड़े होकर के अगर हम ऊपर आसमान की तरफ देखेंगे तो आसमान हमें कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा, ब्लैक। ठीक, बट वही चीज अगर हम अर्थ पर खड़े होकर ऊपर की तरफ देखते हैं दिन के समय में तो आसमान कैसा दिखाई देता है? ब्लू दिखाई देता है, स्काई ब्लू। ठीक है, हमारा जो स्काई है ब्लू कलर का क्यों होता है? तो वो इन्हीं में से एक फिनोमिना होता है जिसको बोला जाता है प्रकीर्णन। उसकी वजह से प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से जो आसमान का रंग है वो नीला दिखाई देता है। उस पर हम अभी बाद में बात करेंगे। कहने का मतलब कि मीडियम जो है वो लाइट की स्पीड को प्रभावित कर सकता है, गति को प्रभावित कर सकता है, पहली चीज। और दूसरा जो है उनका जो एंगल है, ठीक है, उनका जो कोण बना रही है जो किरणें, ठीक है, उनको प्रभावित कर सकता है, और इसी की वजह से ये सारी चीजें हो रही। तो पहला घटना परावर्तन। परावर्तन का मतलब प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आई किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में मुड़ गई तो उसको हम कहेंगे परावर्तन। वो सतह चिकनी भी हो सकती है, वो सतह खुरदुरी भी हो सकती है। ठीक है, अब अगर देखो स्मूथ सरफेस होगा तो क्या होगा? स्मूथ सरफेस होगा तो अगर मान लो इसको मैंने नॉर्मल किया, मतलब कि ये अभिलंब है ना, ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, इनको हमको याद रखना पड़ेगा। देखो, ये जो किरण आ रही है इसको बोला जाता है आपतित किरण, इंसिडेंट रे, है ना, आपतित किरण। इसको बोला जाता है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण ये एक ही बार बताऊंगा, फिर सारे फिनोमिना में तो यही काम करेगी। परावर्तित किरण मतलब कि रिफ्लेक्टेड रे, है ना। तो ये हो गई आपतित किरण, ये हो गई परावर्तित किरण। वो जिस बिंदु पर किसी सतह से टकरा रही है वहां पर एक लंब खींचा जाता है। लंब मतलब 90 डिग्री के एंगल से। ये देखो, ये 90 डिग्री का एंगल है तो 90 डिग्री के कोण पर एक लाइन खींची जाती है जिसे बोला जाता है अभिलंब, है ना। इंग्लिश में है या फिजिक्स में इसको हम नॉर्मल भी बोलते हैं। फाइन। तो देखो, अब प्रकाश का अगर सतह स्मूथ है, मतलब कि जो सतह है वो चिकनी है, समतल है, तो क्या होगा कि प्रकाश की किरण जिस कोण पर आपतित होगी उसी कोण पर वापस चली जाएगी। मतलब कि अभिलंब से मान लो इसने 45 डिग्री के एंगल पर आती है तो जाते समय भी ये कितना एंगल बनाएगी? 45 डिग्री का। अगर ये एंगल चेंज होगा तो सेम ये एंगल भी चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब है कि स्मूथ सरफेस के केस में इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल जो है वो इक्वल होंगे। ठीक है, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल जो है एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? ये रिफ्लेक्टेड, ये इंसिडेंट, ये बराबर हो जाएंगे। पर अगर सरफेस जो है खुरदुरी है, ठीक है, मतलब कि चिकनी नहीं है, तब जो है आपतित किरण और आपतन कोण और परावर्तन कोण जो है उसमें अंतर आ जाएगा। सीधी सी बात है। ठीक, तो इसीलिए ये दोनों जो है रफ और स्मूथ में डिफरेंस आता है। और यही तो वजह होती है भाई, चिकनी सरफेस अगर स्मूथ है तो वो शाइन करती, चमकती है लाइट के अंदर। क्यों चमकती है? क्योंकि वहां पर जो है रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, और जो खुरदुरी सतह है रिफ्लेक्शन तो वहां भी हो रहा है, बट वो जो रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट वो स्प्रेड हो रही है। ठीक है, वो उस एंगल पर वापस नहीं जा रही है, वो क्या हो रही है? स्प्रेड हो रही है। कोई रे इधर चली गई, कोई इधर चली गई, कोई इधर चली गई, इस तरीके से वो फैल जाती है ना। और इसी वजह से वो जो रफ सरफेस है वो शाइन नहीं करता है और स्मूथ सरफेस शाइन करता है, क्योंकि जितना लाइट आएगा उतना ही वो वापस आपको दे देगा। जैसे कि मिरर होता है हमारा, है ना। तो मिरर में क्या होता है? मिरर में भी यही चीज होती है कि मिरर जो है वो लगभग 99 या 99.9% लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो ये मिरर की डेफिनेशन भी बोल सकते हैं हम कि ऐसा सरफेस जो 99.9% लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे, परावर्तित कर दे, उसे हम कहेंगे कि वो दर्पण है या मिरर है। फाइन। फिर जैसे सतह जितनी चिकनी होगी उतना ही ज्यादा परावर्तन होगा। तो ये पहली घटना है ना, इसको प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। अब
ये तो हमें हर जगह देखने को मिलती है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपको दिखाई दे रहा है वो इसी की वजह से दिखाई दे रहा है। अगर उससे टकराकर प्रकाश की किरणें आप तक नहीं पहुंच रही है मतलब कि वो आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो इसके उदाहरण तो हमें डेली लाइफ में बहुत सारे मिल ही जाते हैं। जो भी चीज़ आप देख रहे हो इस समय, जैसे बोर्ड भी दिखाई दे रहा है, कैमरा दिखाई दे रहा है, जो भी दिखाई दे रहा है वो सब इसी की वजह से है। ठीक, अब देखो रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज हैं, रिफ्लेक्शन के कुछ नियम हैं, वो भी मैं आपको बता दूं। पहला नियम है रिफ्लेक्शन का, फर्स्ट नियम जो है कि जो आपकी आपतित किरण है, आपतित किरण, ठीक है, पहली चीज। दूसरा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, और तीसरा जो है अभिलंब। ये तीन चीजें अभी बताई थी मैंने, अभिलंब, है ना। ये देखो फिर से बना लेते हैं हम, ये आपतित, ये परावर्तित और ये अभिलंब। तो ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, है ना, एक ही प्लेन में होंगे हमेशा। ये जो है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, मतलब कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल है, जो अभिलंब है, वो सदैव एक तल में उपस्थित होंगे। तो फिर ये हो गया, ये पहला लॉ हो गया। दूसरा जो लॉ है हमारा, दूसरा लॉ ये कहता है कि ये वाला जो एंगल है आपका, ठीक है, और ये वाला जो एंगल है ये भी बराबर है। ये भी मैंने आपको बता दिया कि आपतन कोण और परावर्तन कोण भी सदैव समान होगा, पर शर्त क्या है कि सरफेस कैसा होना चाहिए, सरफेस स्मूथ होना चाहिए। फाइन, चलो फिर अगला देखो, अगली टर्म जो आती है वो होती है रिफ्रैक्शन, मतलब कि प्रकाश का अपवर्तन। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है प्रकाश के संबंध में, है ना। अपवर्तन क्या होता है, देखिए अब अपवर्तन या रिफ्रैक्शन। अब देखो इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर ऊपर की तरफ एक मीडियम है एयर, नीचे की तरफ एक मीडियम है, मान लो ये वाटर है ना। मतलब कि वाटर जो है वो डेंस है, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं A2, ये है A1। ये दो मीडियम है, ऊपर की तरफ हवा है, नीचे की तरफ पानी है या ग्लास है, कुछ भी मान सकते हो, है ना। यहाँ पर हमने इसको बोल दिया कि ये अधिक घनत्व वाला है, इसका घनत्व कैसा है, ज़्यादा है। और ऊपर एयर जो है वो तो डाइल्यूट होती है, मतलब कि उसकी डेंसिटी, उसका घनत्व जो है वो कम होगा, है ना। तो अब अगर प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से, इसको डाइल्यूट मीडियम को बोला जाता है हिंदी में विरल, और इसको बोला जाता है सघन, है ना। जो घना ज़्यादा हो, जिसका घनत्व ज़्यादा हो वो सघन, और जिसका घनत्व कम है उसको बोला जाता है विरल। तो अगर कोई रे, कोई प्रकाश की किरण डाइल्यूट मीडियम से, विरल माध्यम से, ठीक है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, ये देखो इस तरीके से, भाई एयर से कहाँ गई, पानी के अंदर, या एयर से कहाँ पर गई, ग्लास के अंदर, या कोई भी मीडियम हो सकता है, बट दोनों मीडियम जो है डेंसिटी वाइज अलग अलग होना चाहिए। ऑप्टिकल डेंसिटी जो है दोनों की वो डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक। एक अगर डेंस है तो दूसरा और ज़्यादा डेंस हो, या फिर डाइल्यूट हो, और अगर एक डाइल्यूट है तो दूसरा डेंस हो। तो देखो हवा से पानी के अंदर जब प्रकाश की किरण गई, प्रवेश किया, तो जिस बिंदु पर वो टकराई मिलेगी यहाँ पर सतह से, उसको तो हमने बोल दिया कि अभिलंब है ना। ये हमने अभिलंब बना दिया, अभिलंब। अब देखो, अब लाइट की जो रे है उसको इस तरीके से सीधे जाना चाहिए था, बट ये सीधे नहीं जाती है। ये सीधे ना जाकर, उसका जो पाथ है वो सीधे ना जाकर क्या हो जाता है, अपने पाथ से, अपने मार्ग से वो भटक जाती है, मतलब कि इस तरीके से मुड़ जाती है। तो यहाँ से जब प्रकाश की किरण आप देखोगे तो ये अपने मार्ग से भटक रही है, मतलब कि अपने जो ओरिजिनल उसका रास्ता है जहाँ पर उसको जाना चाहिए था वहाँ पर ये नहीं जाती। या तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल की तरफ चली जाएगी, या फिर वो उस तरफ चली जाएगी। ये डिपेंड करेगा कि वो किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है। मतलब या तो नॉर्मल की तरफ आएगी या नॉर्मल से दूर की तरफ जाएगी, ठीक। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो कहने का कुल मिलाकर के ये मतलब है कि जब कोई भी लाइट की रे आपके रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में इंटर करती है, या डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में इंटर करती है, मीडियम चेंज जब होता है तो लाइट का जो वे है, जो रास्ता है, जो मार्ग है, वो बदल जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। इस घटना को जो है हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन, मतलब कि अपवर्तन बोला जाता है। फाइन, इस घटना को अपवर्तन या रिफ्लेक्शन बोला जाता है। इसमें प्रकाश की किरण
परावर्तन में तो उसी माध्यम में वापस जा रही थी, पर यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, अब देखो इसके उदाहरण या फिर इसमें अगर हम कुछ टर्मिनोलॉजी की बात करें वही सारी चीज़ें होंगी, है ना। ये एक एंगल बनेगा, ये दूसरा एंगल बन जाएगा, फाइन। अब इस केस में ये दोनों एंगल इक्वल नहीं होंगे, दिख ही रहा है वो तो, कि जहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है और ये जो एंगल है ये दोनों ही कैसे हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। या तो इससे दूर जाएगी या इसके पास आएगी, बस अपने ओरिजिनल रास्ते पर ये नहीं जाएगी, है ना। तो ये हो गया दोनों अलग अलग एंगल। इस घटना को हमने कह दिया कि परावर्तन है। इसके दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में बहुत सारे उदाहरण हम देखते हैं, जैसे पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना। ग्लास के अंदर पानी है, पानी में आप पेंसिल डालिए तो पेंसिल जो है मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो एक्चुअल में पेंसिल नहीं मुड़ती है, वो जो लाइट की रेस है जो आपकी आंखों तक पहुंच रही है उसमें जो है बेंड होता है, वो मुड़ी हुई दिखाई देती है। या फिर आप खुद पानी में अपना हाथ भी डालोगे तो वो हाथ भी जो है आपको क्या होगा, बेंड हुआ या मुड़ा हुआ दिखाई देगा। या फिर पानी में सिक्के का जो है ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, या पानी में पेंसिल का तारों का टिपटिपाना, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो है अपवर्तन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये दूसरी घटना है जो कि प्रकाश की एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर होती है। अब देखो, हो सकता है कि यहाँ पर कोई तीसरा माध्यम भी हो, है ना। मान लो एयर, वाटर, फिर से एयर आ गई, या फिर ग्लास आ गया, तो फिर ये फिर से अपने मार्ग से क्या हो जाएगी, ये अपने मार्ग पर मुड़ जाएगी, फाइन। तो ये चीज़ भी इसके अंदर होती है, ये दूसरी घटना है। अब देखो एक और चीज़ होती है इसके अंदर, वो होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन, है ना। ये रिफ्लेक्शन था। अब अगला जो टर्म है हमारा, अगला जो पॉइंट है वो है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब देखो इसमें क्या होता है, मान लो ये कोई आपका सरफेस है ना, यहाँ से जो है लाइट की रेज इस तरीके से, है ना। अब इसको देखो, इसको समझने के लिए पहले मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। एक चीज़ होती है क्रिटिकल एंगल, है ना, क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्या है, इस घटना को पहले आप समझो। देखो अभी हमने देखा था कि एयर टू वाटर, जब आपकी जो लाइट की रे है वो आ रही है तो वो इस तरीके से जो है मुड़ रही थी अपने रास्ते में, है ना। ये इस तरीके से बेंड हो गई, मुड़ गई, फाइन। या फिर इसको हम इस तरीके से बनाएं थोड़ा सा, ताकि आपको जो है क्रिटिकल एंगल समझ में आए। मान लो ये जो रे है यहाँ से ऊपर जा रही है ना, तो ऊपर जाकर के ये क्या करेगी, इस तरीके से ये इसका अविलंब है और यहाँ से ये इस तरीके से मुड़ जाएगी, है ना, अपने मार्ग से लग जाएगी। उसको जाना था इस तरीके से सीधा, पर वो मुड़ गई। तो देखो ये तो हमने बोल दिया कि भाई ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये दोनों यहाँ पर तो इक्वल नहीं होने वाले हैं, ठीक। अब जैसे जैसे अगर आप इस एंगल, इसको हम मान लेते हैं एंगल I1 और इसको मान लेते हैं हम I2, है ना। तो एंगल I1 को अगर आप बढ़ा रहे हो, मतलब कि लाइट की जो रे है उसको आप इस तरीके से लेकर आए हो, अब अविलंब के साथ उसका कोण जो है वो बढ़ चुका है ना, अविलंब के साथ उसका कोण बढ़ चुका है। तब क्या होगा, ये जो रे है ये भी इस तरफ झुकती जाएगी। भाई इसको आपने इधर बढ़ाया तो ये इस तरफ जो है बेंड हो जाएगी, फाइन। बात समझ में आ रही कि अगर आप इस कोण को बढ़ाते जाओगे तो इस कोण का मान भी जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वो दोनों बराबर भले ही नहीं है, बट एक दूसरे के क्या है, प्रोपोर्शनल तो है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। भाई इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान भी बढ़ेगा, इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। तो I1 की वैल्यू अगर आप बढ़ा रहे हो तो I2 की वैल्यू भी बढ़ेगी। फिर एक ऐसी कंडीशन आएगी, एक ऐसी परिस्थिति आएगी जबकि आपने I का वैल्यू इतना बढ़ा दिया है कि ऊपर जो आपकी रे मुड़ रही थी वो किसके पैरेलल हो गई है, वो आपकी सरफेस के पैरेलल हो गई, मतलब कि इस तरीके से, है ना। तो ये आपका I1 एंगल हो गया और अब ये क्या हो गया, आपका I2 एंगल हो गया। इतनी बात क्लियर है सबको कि आपने इस I1 को इतना ज़्यादा बढ़ाया कि जो लाइट ऊपर मुड़ रहा था वो सतह के समानांतर हो गया, सरफेस के पैरेलल हो गया, उसी के इक्वल आ गया। तो इस घटना को जो है, या आप यूँ कह सकते हो कि अविलंब के साथ उसने 90 डिग्री का एंगल बना लिया। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का समकोण बना लिया। तो आपतन कोण का वह मान जिसके लिए परावर्तन कोण अविलंब के साथ, परावर्तित किरण अविलंब के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है, उस घटना को या उस एंगल को बोला जाता है, इस एंगल को क्या बोलेंगे अब, क्रिटिकल एंगल, है ना, मतलब कि क्रांतिक कोण। क्लियर इतनी बात। क्रांतिक कोण किसके लिए, ये I1 जो है ये क्रांतिक कोण है क्योंकि इस कोण पर ये जो रे है ये अविलंब के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही, ठीक। अगर मान लो फिर आप और इसको ज्यादा बढ़ाए जा रहे हो, है ना,
इसको और आपने बढ़ा दिया, तो अब ये जो रे है ये क्या करेगी, है ना, क्रांतिक कोण के बाद अब क्या स्थिति बन सकती है भाई, ये देखो क्रांतिक कोण, ये रे, अब ये रे जो है अपने ही मीडियम में जो है इस तरीके से, ठीक है, इंटरनली जो है ये रिफ्लेक्ट हो रही है। बात समझ में आ रही? इसको आप बढ़ाओगे तो ये फिर अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब कि इसी घटना को बोला जाता है टोटल रिफ्लेक्शन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जो उसके अंदर ही क्या हो रहा है, अब रिफ्लेक्शन हो रहा है, वो अपने अंदर ही जो है परावर्तित हो रही है या मुड़ रही है, और इसी घटना को बोला जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, तो क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों चीजें क्लियर। अब देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण हम क्या देख सकते हैं, उदाहरण हम देख सकते हैं जैसे कि डायमंड होता है हमारा हीरा, है ना, हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है हमें, बहुत ज़्यादा चमकीला होता है, तो वो किसकी वजह से चमकता है, क्योंकि उसके अंदर उसकी और एक और चीज़ होती है कि डायमंड का जो शेप है वो जितना ज़्यादा प्रॉपर होगा, है ना, क्योंकि डायमंड की कटिंग होती है हम सबको पता है, तो डायमंड का जो शेप है, जो आकार है, वो जितनी ज़्यादा परफेक्ट होगा उसकी चमक भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो बेसिकली वहाँ पर होता क्या है कि जो हीरा है उसकी कटिंग इस तरह से की जाती है कि उसमें इंटरनल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो ज़्यादा हो, और इसी वजह से वो ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है, ज़्यादा चमकदार दिखाई देता है। ठीक, मतलब कि अगर जितना ज़्यादा आंतरिक परावर्तन होगा हीरे की चमक उतनी ही ज़्यादा होगी। और आंतरिक परावर्तन कब होगा, आंतरिक परावर्तन जब होगा जबकि हीरे की कटिंग सही तरीके से की जाए। ठीक है, तो इसीलिए उसकी कटिंग पर इतना ज़्यादा जोर दिया जाता है। दूसरा देखो रेत का चमकना या बर्फ का चमकना। रेत हमने देखा है कि रेगिस्तान में जहाँ पर पानी नहीं होता वहाँ भी पानी होने का आभास होता है हमें, कि ऐसा लगता है दूर से चमकता हुआ कुछ दिख रहा है कि वहाँ पर पानी है ना। तो उसी ये जो रेत का चमकना ये भी किसकी वजह से होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। फिर अगला है बर्फ का चमकना, सेम वही चीज़ है। एक और इसमें एग्जांपल आता है, वो होता है इंडोस्कोपी, जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड है, वो भी मैं बता देता हूँ शॉर्ट में। इंडोस्कोपी क्या होती है, इंडोस्कोपी का मतलब कि जो हमारा जो इसोफेगस होता है, आहार नाल होता है, उसकी जांच होती है, एक तरीके से उसका टेस्ट होता है अंदर से। तो यहाँ से एक ट्यूब अंदर डाली जाती है इस तरीके से, है ना, उस ट्यूब में ऊपर की तरफ यहाँ पर देखिए इस तरीके का उसका शेप होता है। तो यहाँ पर तो जो है ऑब्जर्वर होता है जो कि देख रहा होता है सिस्टम के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर, और यहाँ से उसमें जो है लाइट की रे जो है वो डाली जाती है, प्रकाश की किरण। तो जब वो प्रकाश की किरण इसके अंदर जाती है तो वो क्या करती है, इस ट्यूब के थ्रू, या यूं कहे कि हमारी जो इसोफेगस है, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होती है तो मैं इसी में बता देता हूँ कि इसी इसोफेगस के अंदर जो है इस तरीके से टोटल उसका रिफ्लेक्शन होता हुआ, और फाइनली वो फिर कहाँ पर पहुँच जाती है, ऑब्जर्वर की आई में, है ना, ऑब्जर्वर की आई में पहुँच जाती है, और इसी वजह से फिर अंदर की जो सारी जानकारी है वो इसको दिख जाती है, और वो फिर उसका ट्रीटमेंट करता है अगर कोई खराबी हो तो ये भी एक उसका एग्जाम्पल है किसका, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। मतलब कि ये इसोफेगस के अंदर ही प्रकाश की किरणें इस तरीके से टकरा करके और जो है ऑब्जर्वर तक पहुंच रही है। फाइन, ये उसका एग्जाम्पल है। अगला देखो, अगला जो फिनोमिना है इसका वो आता है विवर्तन। विवर्तन का मतलब है डिफ्रैक्शन। अगली जो घटना है वो है विवर्तन। विवर्तन मतलब डिफ्रैक्शन। ये क्या होती है, तो देखो डिफ्रैक्शन का मतलब है कि मान लीजिए ये सोर्स ऑफ लाइट है, फाइन, यहाँ से प्रकाश की किरण या लाइट का रे निकल रहा है, ये किसी ऑब्जेक्ट से जो है टकराया, है ना, ऑब्जेक्ट से टकराया। तो हमें पता है कि जब भी प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराती है तो उसकी छाया बनाती है, उसकी शेडो बनाती है ना। तो मान लो ये उसकी शेडो है, पीछे की तरफ बनेगी क्योंकि लाइट इधर से आ रहा है ना, तो पीछे की तरफ इस ऑब्जेक्ट से पीछे की तरफ उसकी शेडो बनेगी। तो प्रकाश जब किसी स्रोत से निकलकर, किसी सोर्स से निकल करके और इस तरीके से जो है ऑब्जेक्ट के किनारों से, है ना, उसके जो एजेस हैं, उसके जो किनारे हैं, वहाँ से मुड़ जाता है, कहाँ पर, वहाँ से मुड़ जाता है वो उसकी छाया वाले हिस्से में। ठीक है भाई, कुछ हिस्सा तो हमारी आंखों तक वापस आ जाएगा जिससे हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, है ना, और कुछ हिस्सा जो है वो इस तरीके से मुड़ेगा, इस तरीके से बेंड होगा कि वो उसकी शेडो वाले पोर्शन में चला जाएगा। तो ये जो शेडो वाले पोर्शन में जो लाइट जा रहा है, ये जो फिनोमिना है, इसी को बोला जाता है डिफ्रैक्शन या विवर्तन। क्लियर, छोटी सी बात है, इसको केवल हमें ध्यान रखना है एज अ डेफिनेशन, ताकि कभी कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम उसका आंसर कर सकें। फाइन, चलो फिर इसके बाद है अगली जो घटना है वो है प्रकीर्णन।
प्रकाश का प्रकीर्णन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? देखिए भाई, प्रकाश का जो प्रकीर्णन है उसमें हम यहाँ पर फिर से देखो एक प्रिज्म बनाते हैं। ये हमारा प्रिज्म है, अब इसको अच्छे से समझ लो, ये सोर्स ऑफ लाइट है, इसको हम बोल सकते हैं, ये तो खैर हम स्पेक्ट्रम बना रहे हैं इसका, है ना, स्पेक्ट्रम जो कि लैब के अंदर बना रहे हैं या लैब के अंदर प्रकाश का प्रकीर्णन कर रहे हैं। बट जब यही फिनोमिना नेचर में भी होता है, तो प्रकाश की किरण है, ठीक है, उसको आपने किसी स्लिट के थ्रू जो है फोकस कर दिया और फिर उसको प्रिज्म के ऊपर जो है डाल दिया, आपतित कर दिया। जब वो बाहर की तरफ निकलेगी तो वो क्या होगा, कई सारे रंगों में जो है विभक्त हो जाएगी, कई सारे रंगों में टूट जाएगी। तो बेसिकली इसमें 7 जो है 7 मेजर इसके कलर्स होते हैं, है ना, हमें पता है। ये देखो, ये 7 इसके कलर, 7 कलर में जो है इंद्रधनुष जो हमने देखा होगा आकाश के अंदर वो होता है। तो देखो यहाँ पर बैंगनी कलर, है ना, बैंगनी के बाद जामुनी मतलब कि वॉयलेट, फिर ब्लू नीला, फिर ग्रीन हरा, फिर येलो मतलब पीला, और पीला के बाद फिर पीले के बाद फिर आ जाएगा लाल, है ना, हरा नीला पीला नारंगी, एक और कलर होता है नारंगी, और फिर है लाल। ये 7 कलर इसमें जो 7 कलर है वो बेसिकली इसके अंदर होते हैं। तो प्रकाश वह घटना जिसके अंदर प्रकाश किसी भी ऐसी सतह से या किसी भी ऐसी वस्तु से होकर गुजरता है कि वो अपने जो है बिखर जाता है, वो अपने रंगों में टूट जाता है, उसी घटना को बोला जाता है प्रकाश का प्रकीर्णन या प्रकाश का टूट जाना। ठीक है, अगर लैब में हम प्रिज्म के थ्रू इस घटना को करते हैं तो इसको बोलते हैं हम स्पेक्ट्रम बनाया हमने, है ना, स्पेक्ट्रम हमने यहाँ पर बनाया है। और नेचर में भी ये फिनोमिना होता है, जैसे हमने बारिश के दिनों में इंद्रधनुष देखा है, उसमें भी 7 रंग दिखाई देते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, जो छोटी छोटी आपकी वाटर की ड्रॉपलेट्स होती है ना, उन ड्रॉपलेट्स से जो है लाइट या प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, सॉरी, और वो अपने रंगों में टूट जाता है। ठीक, जनरली डस्ट पार्टिकल, धूल के कण या फिर वाटर ड्रॉपलेट्स, इनसे लाइट जो है जब पास होता है तो वो टूट जाता है, अपने रंगों में बिखर जाता है, और उसी घटना को जो है हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इस घटना को हम लैब में भी देख सकते हैं, जो कि प्रिज्म के थ्रू हम कर सकते हैं। सामान्य प्रयोगशाला में प्रिज्म के द्वारा आप इसको देख सकते हो, अपने स्कूल कॉलेज में आपने देखा भी होगा, है ना। इसके बाद अगर देखो, अब इसके 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि आकाश का रंग नीला दिखाई देना। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वहां पर इसी तरीके की घटना हो रही है ना। फिर ये जो घटना है, ये सबसे पहले इसके ऊपर डिटेल में जो काम किया था वो किया था सीवी रमन, है ना। सीवी रमन एक वैज्ञानिक थे, भारतीय वैज्ञानिक है। उन्होंने इस घटना को बहुत ही विस्तार से समझाया था और 1903 में उनको इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। तो ये बात भी हमें याद रखनी है कि प्रकीर्णन की घटना को समझाने वाले वैज्ञानिक का नाम था सीवी रमन, और नोबेल प्राइज उनको इसी चीज़ के लिए दिया गया था, जबकि वो उस समय अंग्रेजों का टाइम था, है ना। और जनरली अंग्रेज हमारे किसी भी साइंटिस्ट को अप्रिशिएट नहीं करते थे, ठीक है, बट इनका काम इतना ज़्यादा अच्छा था कि इसी वजह से अंग्रेज सरकार ने इनको जो है उस समय पर जो है नोबेल प्राइज से सम्मानित किया था, नोबेल पुरस्कार उनको दिया गया था। ठीक, तो ये प्रकाश की अगली घटना हो गई। अब देखो इसके बाद क्या बचता है हमारे पास। इसके अंदर आज के लिए एक मिरर है। मिरर की डेफिनेशन मैंने आपको बताई दी कि मिरर क्या होता है, कि मिरर एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो 99.9% लाइट को जो है रिफ्लेक्ट कर दे, उसको हम मिरर कहते हैं, है ना। मिरर 2 प्रकार के हैं। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि एक होता है इस तरीके का अवतल दर्पण, है ना। और ये देखो, अगर यहाँ पर मैं इसको बना दूँ, ये इस तरफ जो है इसका कलर वाला हिस्सा है ना, तो ये हो गया अवतल दर्पण, मतलब प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है। फिर दूसरा होता है उत्तल दर्पण, है ना, इस तरीके से, मतलब प्रकाश की किरण कहाँ से आ रही है, इस तरीके से सामने से आ रही है। फाइन। अवतल दर्पण का जो उपयोग है वो ज़्यादातर किन कामों में होता है, जब आपको प्रकाश को फैलाना हो, है ना, प्रकाश को क्या करना हो, स्प्रेड करना। और उत्तल दर्पण का काम कब होगा, जबकि अंदर इसमें जो है देखो, जब लाइट रे यहाँ से आएगी इस तरीके से, तो वो अंदर जाकर के इस तरीके से फोकस हो जाएगी। मतलब कि ऑब्जेक्ट अगर बड़ा है तो उत्तल दर्पण में वो ऑब्जेक्ट कैसा दिखाई देगा, छोटा। इसीलिए गाड़ियों के जो कांच होते हैं, मिरर्स होते हैं, वो किस तरीके के होते हैं, वो उत्तल दर्पण मतलब कि कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वेक्स मिरर होता है ना। कॉन्वेक्स मिरर मतलब कि जिसमें इमेज छोटी दिखाई देती है।
और जो कॉनकेव है, जो कि अवतल है, उसमें मिरर कैसी दिखाई देगी, बड़ी दिखाई देगी। जैसे कि जो शेविंग किट का जो या घर में जो नॉर्मली हम मिरर यूज़ करते हैं वो तो खैर प्लेन मिरर होता है, पर शेविंग किट का जो अच्छी क्वालिटी का मिरर आता है वो जो है कॉनकेव होता है, मतलब अवतल होता है। उसमें ऑब्जेक्ट जो है, उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो बड़ी दिखाई देगी, नॉर्मल से बड़े साइज की दिखाई देगी, ठीक है। और कई जगहों पर हमने देखा भी होगा कि पूरा मिरर हाउस बनाया जाता है, उसमें अलग अलग तरीके के मिरर्स लगाए जाते हैं, जो है डिफरेंट साइज का और शेप का दिखाई देता है। तो वो सब प्रकाश की किरण को मोड़ने या बेंड होने की वजह से ही दिखाई देते हैं। बेस मुख्य रूप से मिरर जो है दो प्रकार के हैं, ये मैंने आपको बता दिया। और एक तो प्लेन मिरर होता है, समतल मिरर, जिसमें इमेज उतनी ही बड़ी बनेगी जितना बड़ा जो है ऑब्जेक्ट होगा, है ना। ऑब्जेक्ट अगर 1 फीट का है तो इमेज भी 1 फीट की होगी, बट इसमें ऑब्जेक्ट जो है बड़ा दिखाई देगा कॉन्वेक्स में, और कॉनकेव में और कॉन्वेक्स में जो है ऑब्जेक्ट छोटा दिखाई देगा, ठीक। फिर इसके बाद आता है इसमें लेंस। तो स्टूडेंट्स, लेंस के लिए तो फिर हमें अलग से टॉपिक, पूरा वीडियो सेपरेट बनाना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक है वो, ठीक। आज के लिए इतना सफिशिएंट है।